स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। मैं सौ राजेश्री दिलीप पाटिल, सहायक शिक्षिका केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी लोकभारती कक्षा 10वीं कविता छापा, जिसके रचनाकार हैं ओम प्रकाश आदित्य। अब हम कवि ओम प्रकाश आदित्य जी का जीवन परिचय देखेंगे। कवि ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म सन 1936 गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। इनकी मृत्यु सन 2009 भोपाल मध्य प्रदेश में हुई। ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारखी थे। आप हिंदी कवि सम्मेलनों में हास्य व्यंग के पुरोधा थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, काव्य संग्रह आदि। प्रस्तुत हास्य व्यंग कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों के कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करता है। इसके साथ ही कवि ने व्यवस्था से एक ज्वलंत प्रश्न भी पूछा है कि जब वह अनाधिकृत रूप से अर्जित धन अपने अधिकार में कर लेती है तो अधिकृत रूप से अर्जित आय से जिनके पेट नहीं भरते वह उनकी सहायता करने की कुछ व्यवस्था क्यों नहीं करते। हम बढ़ते हैं कविता की ओर। मेरे घर पर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरच कर बोला, मुद्रा है आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुलक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए,
हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। देखो छात्रों, अब हम कविता का सरल भावार्थ देखेंगे। मेरे घर में छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। वे रोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा, सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं? देखो छात्रों, हम सबसे पहले कविता में आए हुए नए शब्दार्थों का अर्थ देखेंगे। यहाँ छापा का अर्थ है छावा। सोना, यहाँ सोना एक धातु है जिससे जेवरात बनाए जाते हैं। सोना, यह दूसरा अर्थ है नींद, सो जाना। सुवर्ण सुंदर अक्षर, बिखरे फैलाए, काव्य कविता। देखो छात्रों, मेरे घर में छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। यह कवि क्या कहते हैं कि मेरे घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा, वह भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा छापा पड़ा। अधिकारी मेरे घर पर पूछताछ करने के लिए आए। वे सीधे आए, घर में घुस गए और पूछने लगे, सोना कहाँ रखा है? कवि उन्हें जवाब देते हैं, सोना वह तो मेरी आंखों में है, मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। अधिकारियों को इस पर गुस्सा आता है। वे प्रश्न को और स्पष्ट करते हैं, स्वर्ण दो। लेखक ने स्वर्ण को सुवर्ण से जोड़ते हैं और जवाब देते हैं कि सुवर्ण तो उन्होंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उसे वे उन्हें कैसे सौंप दे? वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनाधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। छात्रों, यहाँ नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। झुंझलाना, चिड़चिड़ाना, अनाधिकृत, जिसके लिए अधिकार न मिल हो, अर्जित, एकत्र किया हुआ, अर्थ, यह संपत्ति। कड़क कर, तेज स्वर में बोलना, उद्भ्रांत, हैरान। नोट, टिप्पणी, यहाँ कवि ने नोट का अर्थ पैसे के रूप में जिसे हम नोट कहते हैं, यह भी लिया है। छात्रों, यह कवि क्या बताना चाहते हैं? अधिकारी कवि का जवाब सुनकर झुंझलाकर कहते हैं, तुम हमारी बात समझे नहीं, हमें तुम्हारा वह अर्थ चाहिए जिसे तुमने अनाधिकृत रूप से अर्जित किया है। कवि अधिकारियों के अर्थ में धन शब्द को कविता के अर्थ में जोड़कर
मुस्कराकर जवाब देते हैं कि अर्थ तो मेरी नई कविताओं में आपको मिल सकता है। फिर अधिकारी कवि से छुपाकर रखी गई चांदी निकालने के लिए कहते हैं। कवि चांदी का अर्थ चांदी जैसे सफ़ेद हो गए अपने बालों से जोड़कर कहते हैं, चांदी तो मेरे सिर के बालों में आ रही है। अधिकारी जब कड़क कर पूछते हैं कि उनके नोट रुपए कहाँ है, तो वे नोट का संबंध विद्यालय की परीक्षा के लिए नोटों से जोड़कर जवाब देते हैं कि परीक्षा के लिए नोट अर्थात टिप्पणी वे परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करेंगे। वे गरज कर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरच कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों की गुलक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। देखो छात्रों, इन नए शब्दों का अर्थ। गरजना, जोर से कड़क कर बोलना। लरजना, हिलना डुलना। मुद्रा, सिक्का। पीपिया, ढोल के आकार के लोहे के बने पात्र। गुल्लक, मिट्टी का बर्तन। नोचना, किसी वस्तु को हाथ से खींचना। देखो छात्रों, अब हम इन पंक्तियों का सरल भावार्थ देखते हैं। कवि कहते हैं, अधिकारियों ने गरजते हुए कहा, हमारा कहने का मतलब आपकी मुद्रा, मुद्रा यहाँ पैसा या सिक्का अर्थ लिया है। कवि ने इसका अर्थ मुख मुद्रा से जोड़कर जवाब दिया, मुद्राएं तो आप मेरे मुख पर देख ले। अधिकारी यह उत्तर सुनकर कुछ सोचने लगे, फिर वे उनके सोने के कमरे में घुस गए और उनके फटे तकिए की रुई नोचने लगे कि शायद पैसे इसमें छुपा कर रखे हो। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनकी टूटी हुई अलमारी खोली, उनकी रसोई में खाली पड़े पीपों को टटोला, बच्चों का गुलक खोल खोल कर देखा, पर उन्हें कहीं कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ खाली था। मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्य कांड। उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। देखो छात्रों, कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कनस्तर, टीन का पीपा। मटका, मिट्टी का घड़ा। अरण्य कांड, बिखरा हुआ, मुरझाना, चेहरे पर उदासी प्रकट होना। रौद्र, क्रोधपूर्ण, करुण, दया। देखो, अब हम सरल अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि अधिकारियों ने उनके घर में पड़े कनस्तरों और पानी रखने के लिए मटकों सब में टटोला, देखा, पर उन्हें सब खाली मिले। वे कहते हैं कि अधिकारियों ने मेरे घर में ऐसा निर्जन दृश्य देखा तो उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि छापे में काफी धन मिलेगा, पर यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं था। सब अधिकारियों का गुस्सा शांत हो गया था। उनके मन में दया के भाव आ गए थे। कवि से उन्होंने क्षमा मांगी और बताया कि किसी की गलत सूचना पर वे उसके यहाँ आ गए थे। अपनी असफलता
पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापिस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे देकर क्यों नहीं जाते? नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। असफलता, अपयश, पछताना, इच्छा पूर्ति न होने के कारण दुखी होना, सिर झुकाना, शर्मिंदा होना, सिर धुनना, पश्चाताप के कारण बहुत दुख होना। देखो छात्रों, यह कवि क्या कहना चाहते हैं। अधिकारियों को कवि के घर में कुछ न मिला तो वे पछताने लगे, उनके सिर शर्म से झुक गए, वे वापस जाने लगे। तो कवि ने उन्हें रोक कर कहा, आप मेरी एक बात सुन लीजिए। यदि छापे के दौरान मेरे घर में आपको अधिक धन मिलता तो आप उसे ले लेते। अब आपने देख लिया कि मेरे घर में कोई धन नहीं है। ऐसी हालत में मेरी यह स्थिति देखकर आप मुझे कुछ धन देकर तो जाइए। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। देखो छात्रों, नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। यहाँ फिर से एक बार सोना यानी कि सुवर्ण एक धातु है जिससे जेवरात बनते हैं। चांदी यह भी एक धातु है जिनसे जेवरात बनते हैं। तख्त लकड़ी का बना तख्ता। देखो छात्रों, यह कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि आयकर विभाग वाले लोगों को कहते हैं कि जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवा लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने सोने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। देखो छात्रों, अब तो कविता का सरल भावार्थ आपके समझ में आया होगा। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।